सो गाइज चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। आई होप आप सब का बिजनेस जो है बहुत बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन के बाद भी। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसको भी और अच्छे से चलाना है तो सर आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ दो फाउंडर मेंबर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कैरियर्स के। ये 2014 में शुरू हुई थी। इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज दी है। इनके पास शुरू में 6 फुल टाइम वर्कर्स है और आज ये लगभग 30 से ज्यादा टीम मेंबर हैं और 1200 से ज्यादा क्लाइंट्स को वर्ल्ड वाइड सर्व कर चुके हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़िया बढ़िया तरीके से चलता रहे तो आज के सेशन में बिल्कुल एक भी मिनट आप इधर उधर उठ के मत जाइएगा और हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा फायदा उठाइएगा। और हमारे साथ जो हमारे को होस्ट हैं तो ये प्रभाष चौधरी हैं। सो प्रभाष, वेलकम टू द स्ट्रीम एंड with us we have the founders Monaj Jaiswal and Wasim Ahmed. वेलकम पैनलिस्ट। आई होप आज हमें इस टीम में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। Okay, so I would like to welcome Mr. Wasim and Monarch. Two great personalities are with us today. So let's में जहाँ हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को डिजिटली टूल को यूज करके आगे बढ़ा सकते हैं. So the first question is here that how do you think the current situation and digital marketing together, the COVID-19, basically the impact of COVID-19 on the marketing scenario in the industry? So how do you look at it? COVID-19 से well, let me go ahead and introduce myself. I am Monarch Jaiswal, जैसा कि अंकित सर और प्रभाष जी ने इंट्रोडक्शन दिया. Thank you so much अंकित जी and प्रभाष जी for the nice introduction. And I really feel good that I have an opportunity today on the Pragati platform to speak about how COVID-19 and digital marketing together can go ahead and sustain the business in this situation for many of you and grow it in future together. So अगर मैं बात करूँ अभी के सिचुएशन की तो nobody thought अभी कोविड-19 से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम 40 दिन तक या 80 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हमारे सारे जो भी कम्युनिकेशंस हो रहे थे जिस तरीके से ऑफलाइन बिजनेसेस चल रही थी वो एकदम से रुक जाएगी. बट एट द एंड फिर ये टाइम आ गया कोविड की वजह से जहाँ वी वर ऑल लॉकडाउन एंड वी वर ऑल सिटिंग एट होम. अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके से इस पूरे सिनेरियो का इम्पैक्ट पड़ा है. बट जो लोग भी ऐसे बेसिक नेसेसिटीज वाली सर्विसेज में थे या ऐसी चीज़ों में थे जहाँ पे उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी और प्रेजेंस अवेलेबल थी तो वो इस सिचुएशन में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे चल रहे थे बट हाँ अपने बिजनेस को सस्टेन कर पा रहे थे. एटलीस्ट वो इस सिचुएशन में थे कि एक ऑनलाइन विजिबिलिटी की वजह से उनके कस्टमर्स उनके कॉन्टैक्ट में थे, उनके टच में थे. चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो, एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो, ब्यूटी हो, any product, even solar. I have seen people and customers communicating with their clients and clients communicating with their customers. जहाँ पे एक इंटरेक्शन बना हुआ था ये कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं हुआ. लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से ये कम्युनिकेशन को मेंटेन रखा. नाउ टॉकिंग अबाउट कि आने वाले वक्त में ऐसा सिनेरियो हुआ तो हाँ अब हर कोई सोचता है कि उनको अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है या ऑनलाइन लेकर जाना है, उनकी कस्टमर से उनकी इंटरेक्शन होती रहनी चाहिए. कुछ नहीं तो एक फॉर्मल एम्पैथी भरा मेल या एक मैसेज भी अभी काम करता है वेयर इन वी आस्क पीपल कि हाँ आप किस सिचुएशन में हैं और आप कैसे हैं. इससे कस्टमर से कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बना रहता है. डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कैसे हेल्प करती है चीज़ों में. डिजिटल मार्केटिंग का ये रोल रहता है कि आप अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या वेबसाइट के थ्रू डिजिटल चैनल्स पे या फिर अपनी गूगल बिजनेस को एक डिजिटल प्रेजेंस को मेंटेन रखे ताकि कस्टमर्स आपसे हमेशा कनेक्टेड रहें. वो ब्रेक इवन पॉइंट उनको ना मिले जहाँ से आपसे इंटरेक्शन ही ना हो पाए. अगर सामने से कस्टमर आके आपसे कुछ नहीं खरीद रहा तो एटलीस्ट उसकी इंक्वायरी कर सके, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके या उसके बारे में आपसे कम्युनिकेट कर सके. Okay, so Wasim sir, what do you think that how does the presence of a website impact any kind of business? So, for example, we are in the service sector. So, how a service sector, a website of a service sector company, have impact on their business? एक बार रिपीट कीजिए, ब्रेक हो रही है आवाज. हेलो. Okay, so basically question sir ये है कि am I audible now? हाँ go ahead प्रभाष. Okay, so sir question ये है कि आपको प्रभाष एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए.
जी सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है जो एक हमारी वेबसाइट होती है, एक सिंपल वेबसाइट, वो कैसे हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करती है? या अगर हम वेबसाइट नहीं कोविड-19 में रखते हमारी हैं तो वो भी इसको कैसे वेबसाइट इम्पैक्ट कैसे करती है? नहीं, नोट कोविड-19 कोई भी वेबसाइट है, तो वो अगर हमारे पास है, हमारे बिज़नेस की वेबसाइट है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? अगर हमारी वेबसाइट नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है एक बिज़नेस पे? जो मतलब प्रेजेंस ऑफ वेबसाइट है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या है कोविड-19 में? आपका क्वेश्चन ये है आई थिंक। हुँ। या सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अंकित जी का और पूरे प्रगति परिवार का कि एक बार फिर आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला और इन सारे ठीक क्वेश्चंस है। के जवाब मुझे भी देने थे क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसी जगह इंटरेक्शन हो जहाँ लोग क्वेश्चंस पूछे और मैं इन सब चीज का जवाब दे पाऊँ। कि जैसा कि आपका हुँ, क्वेश्चन है सर कि इस कोविड-19 में वेबसाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? कोविड-19 में जी। एक्चुअली हुआ क्या? इस पैंडेमिक में लोग घर में घर में लॉकडाउन हो गए। जो ऑफलाइन हुँ, बिजनेस कर रहा था उसका कम्युनिकेशन कस्टमर से टूट गया। इन इस ड्यूरेशन में जब हमारे पास एक वेबसाइट होती, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होती, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते थे। आप इस पैंडेमिक में किस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे, ये वेबसाइट की इंपॉर्टेंस थी कि आप इस तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते थे। तो इस ड्यूरेशन हुँ, में आपको कोविड-19 को कवर करने के लिए आपको वेबसाइट डिजिटली प्रेजेंस होना बहुत मस्ट था इस कंडीशन में। हमें पता नहीं था कि ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों के पास वेबसाइट है, जिन लोगों के पास अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन का एक जरिया है, वो इसके थ्रू वो अपने वेबसाइट से कनेक्ट हो चुके हैं, अपने कस्टमर के थ्रू अपने सर्विसेज पहुंचा पा रहे हैं हुँ, बहुत हुँ। इजी तरीके से। Okay. So, next question we have for Monarch Man. So, the question is, what do you think particularly in the जैसे कि बोला जाता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग है ना बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि जनरल चीज बोलते हैं डिजिटल मार्केट में कितना भी पैसा बहा दो कम ही है तो ये एक जनरली एजम्पशन है लोगों की कि भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग करने का तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इसीलिए बहुत सारे लोग आते भी नहीं है वो सोचते हैं वेबसाइट बना के ही क्या कर लेगा उसको प्रमोट ही नहीं करना और प्रमोट करेंगे तो फिर जितने भी हमारे है चाहे फेसबुक हो यूट्यूब हो गूगल एडवर्ड हो वहाँ पे पैसा बहाना ही बहाना है तो इस चीज को आप कैसे देखते हो जो छोटा बिजनेसमैन है वो अगर एक सोचता है कि मेरी भी डिजिटल प्रेजेंस हो तो क्या वो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है बिल्कुल कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग जी जो लोगों को पता होती है और एक्चुअली में जो हम्म मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, वो बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओके डिजिटल मार्केटिंग बहुत महँगी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ती है। इट्स लाइक अ ऑनलाइन शॉप ऑफ योर्स। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो आप कोई भी अगर किराए पे दुकान लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसका रेंट पे करते हैं। उसके अंदर आप सामान डालते हैं, तो वो आपकी एक लागत होती है, जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद के उस दुकान को डेकोरेट कर रहे हैं। फिर आपको उस दुकान को हम्म चलाने के लिए अगर आप खुद बैठ रहे हैं तो अपना पूरा टाइम फुल टाइम एज़ अ एम्प्लॉयी आपको देना है। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो आपको उस हेल्पर की सैलरी पे करनी है। सिमिलरली आप अगर किसी बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले ये परसेप्शन बनाना बहुत गलत है कि कोई सेल्स की बारिश हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। इट्स लाइक डेवलपिंग हम्म अ शॉप ऑनलाइन, जहाँ पे आपके पास ओके कंपटीशन भी है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे और लोग भी ऑनलाइन होंगे। हाँ, फ़ायदा कहाँ पे होता हम्म है कि ऑफ़लाइन अगर आपकी शॉप है तो आपको उस लोकेलिटी के और उस एरिया के लोग ही खरीदने आते हैं या फिर आस-पास के अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो वहीं के लोग आपके पास पहुँचते हैं। हाउएवर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन स्टोर की अगर आपकी कैपेबिलिटी है उस तरीके से उसको बढ़ाने की तो आप अपने बिज़नेस को उस एक्सटेंट तक ग्रो कर सकते हैं कि आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी, यूज़र ज़्यादा मिलेंगे और बायर ज़्यादा मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत सस्ती है, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती ही लगती है। इन्वेस्टमेंट इसमें 2 तरह से लगती है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के सेल की बात करूँ या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए लीड जनरेशन की बात करूँ, जहाँ पे लोगों के पास लीड्स आ रही है, जो उसके बायर हैं, जहाँ से उसको पोटेंशियल बायर मिल रहा है, इसके लिए अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ होते हैं, अलग-अलग तरह के टूल्स यूज़ होते हैं।
अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर लीड जनरेशन, जहां पे लीड जनरेशन के लिए गूगल ने अपना टूल बनाया है और उस टूल को गूगल एडवर्ड्स कहते हैं। गूगल एडवर्ड्स के अंदर अलग अलग तरीके के कैंपेन्स ड्राफ्ट होते हैं, इसके लिए हम गूगल को पैसे देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक इन्वेस्टमेंट है जो गूगल के पास जा रही है। उसी तरीके से अगर मैं फेसबुक की या इंस्टाग्राम की बात करूं, अब किसी का ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसकी बहुत अच्छी इंस्टाग्राम स्टोर बनी हुई है जहां से उसका ब्यूटी प्रोडक्ट सेल होता है, तो ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलाएगा जिसकी इन्वेस्टमेंट इंस्टाग्राम के पास जाती है। कोई सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगी, एक मेंटल हेल्थ की कंपनी है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई टैंजिबल विजिबल प्रोडक्ट नहीं उसको दिखा सकता वो कस्टमर्स को, हाउएवर दैट्स अ काइंड ऑफ सर्विस व्हिच द क्लाइंट इज सेलिंग टू द कस्टमर। जब वो किसी को अपनी सर्विस सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक डिस्क्रिप्टिव ईमेल भेजेगा कि इस तरह की सर्विस है, इस तरह की कंसल्टेशन हम देते हैं और ये मेरे चार्जेस हैं। उस ईमेल को भेजने के लिए ऑब्वियसली महीने में तो ऐसा नहीं है कि वो 100-200 लोगों को ही रीच करेगा, ज्यादा लोगों को रीच करेगा ताकि उसकी क्लाइंट लिस्ट बढ़ती रहे और उसको ज्यादा से ज्यादा सेल्स होती रहे और उसकी इंडस्ट्री चलती रहे। इसके लिए ईमेल मार्केटिंग का वो टूल यूज करेगा, तो वहां पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एसएमएस, व्हाट्सएप, आप कुछ भी बल्क में करते हो तो वहां पे भी आपको टूल की जरूरत होती है और पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन सबको करने के लिए आपको एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर एंड कस्टमर बिहेवियर। जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होता है उसको अपने कस्टमर्स भी पता होते हैं कि मुझे किन को टारगेट करना है, मेरी ऑडियंस कौन होगी, उसका पर्सोना क्या होगा, डेमोग्राफिक्स क्या होगा, एज क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा। इन सबको फॉर्मुलेट अगर आप खुद करेंगे तो आप अपना बिजनेस नहीं रन कर सकते, उसके लिए आपको एक एजेंसी की या फिर एक फ्रीलांसर की जरूरत होती है, तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे भी जाएगी। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री के लिए डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखने से पहले ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या होगी और उस कैपेसिटी में वो किस तरह की रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर हम किसी भी चीज को क्वांटिफाई करते हैं तो दोनों तरफ सेटिस्फैक्शन होती है, हमारी तरफ भी और सामने वाले की तरफ भी। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो वो क्वांटिफिकेशन किसी को भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए बहुत जरूरी होती है कि उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ, अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, से फॉर एन एग्जाम्पल, तो एक कंसल्टेंट से वो कंसल्ट कर ले कि इस इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है, जो कि एक एनालिसिस बेस्ड रिजल्ट होगा, जिससे सामने वाले को दुख और तकलीफ ना हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लोगों को प्रॉब्लम वहां पे आती है जब खुद के पास भी क्लैरिटी नहीं होती है कि क्वांटिफिकेशन इसकी करनी कैसे। डिजिटल मार्केटिंग में जब लोग कदम रखते हैं तो ये कहते हैं हमें सोशल मीडिया पे आना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे आना है, आपको क्यों आना है? आपको क्या रिजल्ट चाहिए आने से? क्या आपको चाहिए कि आपकी सिर्फ एक प्रोफाइल बिल्डिंग होती जाए जिसमें आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ते जाएं? तो उस प्रोसेस को हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं, तो एक अलग प्रोसेस होता है। आपको लीड्स चाहिए, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो दैट इज अ लीड जनरेशन और अ सेल्स प्रोसेस। वो प्रोसेस अलग होती है, उसके लिए टूल्स अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होते हैं, चीजें अलग होती हैं। तो सबसे पहले खुद में एनालाइजेशन बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए। लोग आते हैं एसईओ करवाना है। एसईओ क्यों करवाना है? आपका एंड रिजल्ट क्या है? क्या आपको पता है कि एसईओ कराने का क्या टाइमलाइन होता है, क्या एक्सपेंसेस होता है, क्या आप उस एक्सपेंस के लिए रेडी हैं? क्या आपको पता है कि कितने वक्त के बाद क्या रिजल्ट आएगा? क्या आप उस पेन को लेने के लिए रेडी हैं? अगर है तो ठीक है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स। अगर नहीं है तो ये समझना जरूरी है कि मेरा आउटकम क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में इन करना बहुत आसान है, वैसे इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, जो हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जो इधर उधर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम दोनों साइड से भी रहती है कि जिस भी एजेंसी से वो मिले होते हैं, ये क्वांटिफिकेशन नहीं होती है चीज़ों की। अगर हो जाए तो आउटकम बहुत अच्छा निकलता है, और अगर ना हो तो ऑब्वियसली अगर किसी के भी माइंड में अपने बिजनेस को लेके ही क्लैरिटी नहीं है तो आउटकम और एंड रिजल्ट तो अच्छा हो नहीं सकता। तो व्हाट डू यू राइट। अंडरस्टैंड कि सो जब भी मनोज, आप हमारे साथ डिजिटल बहुत प्लेटफॉर्म सारे पे आते हैं, बंदे जुड़ते भी जा रहे हैं। जैसे प्लीज। राइट। सो हमारे साथ बहुत सारे वाओ, व्यक्ति दैट्स जुड़ते भी जा ग्रेट। रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ उन्हें वेलकम भी करना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो ऑब्वियसली मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में। तो हमारे साथ अमरीश जी जुड़ चुके हैं, रजत बांगा जुड़ चुके हैं, ऋषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं,
पारस कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हितेश खुराना जी जुड़ चुके हैं। हितेश खुराना जी ने एक क्वेश्चन भी पुट किया है, लेकिन वो हम थोड़ी देर में लेंगे। पहले मुनाज मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक चीज ना जो मेरे से ज्यादातर लोग जानते हैं, मतलब पूछते हैं, वो ये कि डिजिटल मार्केटिंग और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इसमें आपके हिसाब से क्या बेटर है? मतलब ऑब्वियसली आप मैं समझ रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप कहेंगे वही बेटर है, बट मैं चाहता हूँ आप एग्जांपल देके बताएं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल से बेटर है। ऑब्वियसली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए लक्ष्मी नगर एरिया में मेट्रो के पास मैंने एक होर्डिंग खरीद ली, दैट इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैंने दिल्ली शहर का न्यूज़पेपर में एक एड देने के लिए न्यूज़पेपर की एड खरीदी, तो मेरी ऑडियंस कौन है? दिल्ली शहर पूरा पूरा जिनके पास ये न्यूज़पेपर जा रही है। क्या मैं अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर रहा हूँ? मान लीजिए मैं एक क्लोथिंग स्टोर हूँ और मेरे पास कपड़े हैं बहुत सारे, मेरी बायर फीमेल है और मेरी बायर जो है, मैं बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स बेचता हूँ, तो मेरी बायर 16 से लेकर के 28 साल की लड़कियां हैं। बट अगर मैं होर्डिंग पे लगा दूंगा तो वो तो सबको दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही वो चीज दिखा रहे हैं जो मेरी बायर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल इससे डिक्रीज होती है और ऑडियंस बहुत वाइड होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, सेम क्लोथिंग स्टोर है, सेम प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेल करूँ अपने प्रोडक्ट को, तो मैं इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसी जगह पे ऐसे टूल पे ऐड लगाऊंगा जहाँ पे मेरी बायर का डेमोग्राफिक्स डिफाइंड होगा कि मुझे 16 से लेकर के 28 साल की ही लड़कियां चाहिए और उन्हीं को मेरी ऐड दिखनी चाहिए। उसके बाद मैं ये भी डेमोग्राफिक्स लगाऊंगा कि दिल्ली के अलावा अगर मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ और भेज सकता हूँ, बाहर ट्रांजिशन मेरे पास अवेलेबल है, स्मॉल लेटर तो में। मैं ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पे जा करके वहां पे उनकी ऑडियंस की टारगेटिंग करूंगा। तो अब मेरी टारगेटिंग स्पेसिफाइड है, मैं अपनी ऑडियंस तक ही पहुंच रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 1000 लोग मेरा प्रोडक्ट देखते हैं तो 1000 के 1000 कभी बाय नहीं करते, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो। सबसे बड़ा डिफरेंस आज की डेट में ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको एक ऑप्शन देता है डिटेल्ड टारगेटिंग का। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगी मार्केटिंग में। डेप्थ में एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं रीमार्केटिंग। अब अगर 1000 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट, मेरी होर्डिंग को लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे देखा है, तो उन 1000 लोगों को मैं दोबारा टारगेट नहीं कर सकती। दोबारा टारगेट करने का मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मेरी होर्डिंग हट गई तो हट गई, वहां पे अब मैं दोबारा उन कस्टमर्स को रीच नहीं कर सकती। बट इन डिजिटल मार्केटिंग अगर 1000 लोगों ने मेरे पेज को व्यू करा है, तो गूगल, फेसबुक, कोई भी ऐसा या इंस्टाग्राम कोई भी ऐसा टूल है जहाँ पे हम अपनी एड को रन कर रहे हैं, वो हमें री मार्केटिंग और री टारगेटिंग का ऑप्शन देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिंत्रा में आप जाइए, किसी भी प्रोडक्ट को चूज करिए, अपने कार्ट में डाल दीजिए, तो मिंत्रा आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि देयर इज अ प्रोडक्ट इन योर कार्ट, व्हाई डोंट यू चेक आउट। या आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ देखकर छोड़ दीजिए, तो 2-3 दिन तक आप कोई और भी वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो वहां पे भी आपको उसकी एड दिखती रहती है। वो एड दिखती इसलिए है क्योंकि उस कस्टमर को हम रिकॉर्ड करके अपने डेटाबेस में रखते हैं और उसको हम फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स और फॉर अ लिमिटेड पीरियड उसको अपनी बार बार एड दिखाते हैं। और एक कहते हैं ना कि विजुअल इंप्रेशन इज द बिगेस्ट इंप्रेशन। तो लोग जब बार बार उस चीज को देखते हैं जिसको वो पसंद की निगाह से पहले देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक बाइंग इंटेंशन लोगों का बढ़ जाता है और प्रोबेबिलिटी सेल की बढ़ जाती है। ये फैसिलिटी हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं देता। मैं वो वाले एग्जांपल नहीं लूंगी कि बहुत बड़ा ऑडियंस एंड ऑल दैट, वो तो है, बट ये रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग एक ऐसी चीज होती है जो जिसकी फैसिलिटी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही देता है। ये कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस चीज को नहीं दे सकती। राइट। हमारे साथ सागर कपूर जुड़े हुए हैं और सागर ने वसीम भाई से एक क्वेश्चन पूछा है। वसीम सर, सागर ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट के क्या क्या फीचर्स होते हैं और एक अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग क्या होती है एक अच्छी वेबसाइट की। इसमें से कॉस्टिंग वाली बात आप बाद में बताना, पहले आप एक सिर्फ अच्छी फीचर पे। वेबसाइट के क्या क्या फीचर्स होते हैं राइट, यस, और बस आप यही अभी फीचर्स के ही लिए बताओ, यही है, सिर्फ सिर्फ फीचर्स यही है। बताओ। ओके ओके सर, देखिए, जब भी आप ऑनलाइन एक वेबसाइट के बारे में सोचते हैं कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी चाहिए, तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके ब्रांड से रिलेटेड आपका डोमेन नेम होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड वन है आपका डोमेन होता है, दूसरा होस्टिंग है।
होस्टिंग क्या कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है तो मैं आपको बता दूं इजीली। होस्टिंग उसे कहते हैं जहां पर आपकी वेबसाइट को सर्वर पे सारी सॉफ्ट कॉपी को डाल के आपके डोमेन नेम से कनेक्ट किया जाता है। थर्ड वन जो है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी आपके लिए मस्ट होता है आपकी वेबसाइट के लिए। फोर्थ वन है आपके प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी हैं, उसके कंटेंट कैसे हैं। आप जितनी अच्छी इमेजेस और कंटेंट हमें प्रोवाइड कराएंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकता हूँ कस्टमाइज वेबसाइट में। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक विदाउट कस्टमाइज वेबसाइट और एक विदाउट कस्टमाइज और कस्टमाइज वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। सपोज कीजिए आपने एक शॉप खरीदी ऑफलाइन और उसमें सारे अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए और आप शॉप खोल के बैठ गए। आपको ये नहीं आपने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे टॉप पे रखना है, फ्रंट पे रखना है, और सब कुछ आपने फिल किया और शॉप पर बैठ गए। ये होती है विदाउट कस्टमाइज वेबसाइट क्या कंडीशन। सिमिलरली अगर आप एक वेबसाइट, एक शॉप ऐसी जगह खरीदते हो जो मार्केट की एक वैल्यू है, और उसको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को आपने, जैसे अभी समर का सीजन चल रहा है, समर के सीजन में आप क्या करेंगे, समर के प्रोडक्ट्स सामने रखेंगे, एसी है, फ्रीज है, कूलर है, फैन है, ये आप टॉप पे रखोगे। सिमिलरली होम पेज पे किस प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, किस तरीके से लोगों, जब हम यूजर फ्रेंडली बातें करते हैं कि वेबसाइट होनी चाहिए, उस मतलब क्या होता है, यूजर मतलब वेबसाइट यूज ओके, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया बीच में, बट कुछ चीजें जो बहुत क्लियर और बढ़िया सर ने बताई वो ये है कि सबसे पहले तो पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर वेबसाइट को देख के लगता नहीं कि आपकी वेबसाइट है या आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वेबसाइट है तो फिर वो बेकार है। सो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स नहीं होनी चाहिए, जो मैं जहां तक वसीम भाई की बात को समझ पाया। सो सागर, आई होप आपको आंसर मिल गया कि जैसे आपकी अपनी सर्विस सेक्टर में है, फॉर दोज हु डोंट नो, सागर इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सो जैसे अगर तुम्हारी अपनी वेबसाइट है और तुम एक नॉर्मल टेम्पलेट उठा रहे हो तो फिर कोई भी उठा सकता है, उसमें कोई मजा नहीं है। तो अच्छी वेबसाइट वो है जिसमें तुम्हारी पर्टिकुलर पर्सनालिटी दिखे, यानी वो चीज दिखे जो पहले हमें सेल करनी है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट जो वसीम सर ने हमें बताया, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। प्रभाष, प्लीज कंटिन्यू ब्रो। तो जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और भी है हितेश सर से, और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरी तरह से पूछना चाहूंगा। जैसे हमें से हर कोई चाहता है कि हमारी वेबसाइट ना फर्स्ट पेज पे आए, कोई भी सर्च करे ना कीवर्ड से तो भी सबसे पहले हमारी वेबसाइट दिखे। तो हम कैसे चीज हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये चीज हमारी हो जाए, और हाउ मच जनरली ये कितना टाइम लेती है? इसके लिए मैं बताना चाहूंगी सब लोगों को कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फर्स्ट पेज पे अगर वेबसाइट आ जाए तो वो किस चीज़ के लिए आए। आपके प्रोडक्ट्स के लिए आए, आपके ब्रांड नेम के लिए आए। कीवर्ड्स बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं हर प्रोडक्ट के। इफ आई टॉक अबाउट कीवर्ड्स, देयर आर वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स फॉर एनी डोमेन और एनी बिजनेस। जैसे मैं सागर का अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो सागर इज अ कंपनी सेक्रेटरी। सागर को किस नाम से गूगल पे टॉप पे आना है? लिसिट प्रोफेशनल्स के नाम से आना है, या फिर सीएज इन ईस्ट दिल्ली, सीए इन दिल्ली, सीए इन इंडिया, टॉप सीए इन इंडिया। तो सबसे पहले एक बिजनेस का कीवर्ड निकालना जरूरी होता है कि आपको किस कीवर्ड से टॉप पे आना है। जैसे ही आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद इंडस्ट्री में, जस्ट टू ऐड ऑन ओवर हियर, यहाँ पे दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होते हैं आपके बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स, एक होते हैं ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स। ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स वो होते हैं जो अपने ब्रांड के नाम से पॉपुलर बनाते हो। जैसे आज की डेट में किसी को भी नाइकी शूज ढूंढना है तो डायरेक्टली नाइकी शूज टाइप करता है और खरीद लेता है। नाइकी इज अ ब्रांड नेम, बट नाइकी ने अपने आप को कीवर्ड बनाने में बहुत वक्त और बहुत सारा एफर्ट लगाया है। तो अगर किसी को लिसिट प्रोफेशनल डायरेक्टली डालना है तो इट्स इजी फॉर यू टू रैंक ऑन द टॉप ऑफ द गूगल। अगर मैं अदर कीवर्ड्स की बात करूं जो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं और एरिया स्पेसिफिक होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई ढूंढता है कि सीए इन ईस्ट दिल्ली और इन लक्ष्मी नगर, तो इस तरह के कीवर्ड्स पे रैंकिंग थोड़ी इजी होती है।
रैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट पे ब्लॉग होना चाहिए और ब्लॉग अपडेटेड होना चाहिए विद द करंट कीवर्ड। इसमें 180 फैक्टर्स होते हैं किसी भी एसईओ के अंदर। उस 180 फैक्टर्स में से कम मिनिमम 130 फैक्टर्स को आपको मीट करना होता है फॉर एक कहते हैं जल्दी रैंकिंग चाहिए, तो उस जल्दी रैंकिंग को लाने। आपने उस क्राइटेरिया को मीट करा, क्राइटेरिया मीट करने के बाद गूगल पे आपकी जो भी ब्लॉग है उसको हमें क्रॉल कराना होता है। क्रॉल करने के बाद धीरे 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 उसकी पोजीशनिंग का पता चलता है कि फर्स्ट पोजीशनिंग कहाँ आई है क्रॉल होते ही। मान लीजिए 10th पेज की बात या 10 पेज एसईओ का मेथड शुरू होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे लिंक्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि ये जो मेरा ब्लॉग है और ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है ये मेरी वेबसाइट पर सकता है। क्योंकि शुरुआत में किसी भी वेबसाइट पे ब्लॉग की पॉपुलैरिटी नहीं होती है जितनी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आ जाए। उसको पॉपुलर बनाने के लिए बहुत सारे लिंक्स की, बहुत सारे सोशल शेयर्स की, कमेंटिंग की, बहुत सारी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है विच वी कॉल क्लासिफाइड। बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। इफ आई टेक नेम तो it would be like it would take a long time, so I won't take all the names which is required to do it. वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम चेक करना और एनालाइज करना शुरू करते हैं कि रैंकिंग पहले कहाँ थी और अब कहाँ पहुंची। तो से फॉर एन एग्जांपल आज की डेट में जब हमने साइट क्रॉल करी, हम 10th पेज पे हैं, तो जो भी ऑफ पेज एसईओ का एग्जीक्यूटिव होता है वो उसके ऊपर वर्क करता है, जो ऑफ पेज एसईओ के वर्क होते हैं, और धीरे धीरे उसकी रैंकिंग इंप्रूव करके उसको फर्स्ट पेज पे लेकर आता है। अभी मैंने बात करी थी दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। सो दिस टेक्निक विच आई एम टॉकिंग अबाउट ये लोकलाइज्ड है और लॉन्ग टेल है। जैसे ईस्ट दिल्ली के ऊपर है, दिल्ली के ऊपर है, तो उसकी रैंकिंग थोड़ी जल्दी आएगी। अगर उन्होंने शॉर्ट टेल कीवर्ड उठा लिए जैसे टॉप सीए या टॉप सीए इन इंडिया, दैट इज अ कीवर्ड विच इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड ऑल्सो। इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो जब भी कोई कीवर्ड का रिसर्च होता है तो रिसर्च होते ही सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो कितना कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, मिड कॉम्पिटिटिव है या लो कॉम्पिटिटिव है। अगर हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है तो उसकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर होती है एससीओ के प्रोसेस में टॉप पे आने में। अगर मिड आपका कंपटीशन का वो कीवर्ड है तो उसको टाइम लगेगा 8 to 9 मंथ्स का। अगर लो कंपटीशन कीवर्ड है तो 3 to 4 मंथ्स में वो टॉप पे आ जाएगा। इसी के साथ एक चीज आप अपने बिजनेस के साथ और ऐड कर सकते हो जिसको हम गूगल बिजनेस कहते हैं। गूगल बिजनेस क्या होता है कि आपको लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक चीजें देता है चेक करने के लिए। अगर कोई टॉप सीए नीस्टली डाल रहा है और उस कीवर्ड से आपने गूगल बिजनेस के ऊपर भी काम कर रखा है तो आप जल्दी लोकलाइज्ड एरिया में लोगों को दिखेंगे। बट वो भी एक वाइड रेंज पे काम नहीं करता है। वो वाइड रेंज पे तब काम करता है जब उसके पीछे बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स लगाए जाते हैं, नॉट डायरेक्टली। तो अगर मैं बात करूँ कि कितनी जल्दी कोई गूगल पे आ सकता है टॉप पेज पे, ऑब्वियसली इसके लिए बैठना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कीवर्ड क्या है, और जिस तरह का कीवर्ड होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को, अकॉर्डिंगली वो टॉप पे आएगा। अगेन कमिंग ऑन टू द सेम पॉइंट, लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि हम कितनी जल्दी आ सकते हैं। रादर वो होनी चाहिए कि आउटकम क्या है। आर यू एक्सपेक्टिंग लीड? How much lead are you expecting? In how many months are you expecting this much lead? So that we can do a calculation कि आपको पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले एड्स की ज़रूरत है या पहले एसईओ की ज़रूरत है या पहले गूगल बिजनेस की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि आपके आउटकम के पे डिपेंड करके कौन सा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, Right. जैसे आप इतने टाइम से Go ओके, ahead. सो जैसे आप इतने टाइम से चीज कर रहे हो, हाउ डू यू सी जो आपके पास लोग आते हैं उनका पर्टिकुलरली कितने क्या ब्रांडिंग चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, कितना मतलब आप देखो लोगों का जो बिहेवियर है जो हम जनरली देखते हैं तो वो किस तरह से मतलब होता है। कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको क्लैरिटी नहीं होती उन्हें क्या चाहिए। एग्जैक्टली, मैं इस चीज़ में आपसे अग्री करती हूँ प्रभाष जी। बहुत सारे लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की एजुकेशन जिस तरह से इंडिया में है और जिस तरीके से इंडिया के बाहर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को
पता नहीं होता है कि कब करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बिज़नेस के लिए फ्रूटफुल है, उसके लिए सबसे पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछना बहुत ज़रूरी होता है। So the kind of questions include कि exactly what are you looking forward for in digital marketing? जब आप आते हैं मार्केटिंग कराने के लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? रादर देन टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, उनके बिजनेस को समझना ज़रूरी होता है। एक सीए की रिक्वायरमेंट अलग होगी, एक ब्यूटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होगी, एक सोलर की अलग होगी, एफएमसीजी की अलग होगी, मैगजीन की अलग होगी। तो हर किसी का जो बिजनेस और पोर्टफोलियो होता है उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बदलते हैं। प्रोबिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को समझने के लिए। तो जितने ज़्यादा आप उसको प्रोब करोगे, क्वेश्चन करोगे, उतनी ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी रहेगी समझने के लिए। और अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो मैंने बहुत सारी एजेंसीज को भी देखा है, बहुत सारे लोगों से भी बात करी है। लोग बहुत जल्दी आउटकम पे पहुंच जाते हैं कि आप एसईओ करा लो, क्योंकि इजी है, 6 महीने तक क्लाइंट पैसे देते रहेगा, पता नहीं उसको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ना वो करने वाला श्योर होता है ना करवाने वाला श्योर होता है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों तरफ डिससेटिस्फैक्शन होती है। जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि 6 महीने आपने एसईओ करा, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि दिन में आपको हजार हजार लीड आएगी। ऑब्वियसली एक मिड रेंज, अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ तो उसका बजट उतना हाई नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीजें एक साथ कर सके। तो ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि पहले क्या करने से उसको क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी। इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ ब्रांडिंग एंड लीड जनरेशन। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीड्स जनरेट होती हैं, रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू आने के बाद आप उस पैसे से ब्रांडिंग कर सकते हो रादर देन इन्वेस्टिंग इट एट एनी अदर प्लेस और टेकिंग इट एज अ प्रॉफिट। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी मिड रेंज बिजनेस ओनर की, उसके लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में उसने वेबसाइट बनवाई, तो क्या वो उस वेबसाइट से ये चाह रहा है कि उसको क्वेरीज जनरेट हो तो कितनी जल्दी जनरेट हो। क्या सिर्फ ऑन पेज एसईओ करके छोड़ देने से और गूगल एड चला देने से उसका आउटकम फुलफिल हो रहा है अभी वाला जो उसका करंट आउटकम है। किसी भी बिजनेस के गोल्स बनते हैं तो पहले शॉर्ट टर्म गोल बनता है, फिर एक लॉन्ग टर्म गोल बनता है। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग जब हम शुरू करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का एक शॉर्ट टर्म विजन होता है और एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। जो शॉर्ट टर्म विजन होता है वो बेसिकली लीड जनरेशन का होता है कि आपको कितनी लीड्स चाहिए, किस तरीके से चाहिए, आपका कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है। 90% केसेस में क्या होता है कि एक कंपनी बहुत अच्छा लीड भी जनरेट कर दे रही है, बट सामने वाले के पास ऐसी टीम नहीं है जो उसको कन्वर्ट कर सके, और या खुद बिजनेस ओनर बैठ के कॉलिंग भी कर रहा है, अपना बिजनेस भी संभाल रहा है, जो उसके पास लीड्स आ रही हैं, से फॉर एग्जाम्पल दिन की 10 लीड आ रही हैं, तो सामने वाले को लगता है बहुत आसान है, मैं तो 10 कॉल्स हैंडल कर सकता हूँ। पर क्या आप उतना वक्त दे सकते हैं, उतना एफर्ट दे सकते हैं? एक एजेंट अगर जॉब की तरह जॉब करेगा और उस लीड को लेगा तो उसके ऊपर कन्वर्जन का प्रेशर भी है। क्या आप वो प्रेशर को ले पाएंगे कि हाँ मेरे पास लीड आ रही है तो मैं उसको कन्वर्ट भी करूँ? तो एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पहले आपका आउटकम क्या है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे हम उसको देते हैं कि हाँ आप गूगल बिजनेस पे जाओ, या फिर आपको सबसे पहले गूगल ऐड की ज़रूरत है, या सोशल मीडिया से ऐड की ज़रूरत है, या फिर लीड जनरेशन की ज़रूरत है, उसके साथ ब्रांडिंग की ज़रूरत है, तो कब है? आई काउंट एसईओ एज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, क्योंकि 6 मंथ्स तक एसईओ बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आई वोंट से कि रिजल्ट नहीं देता है, ऑब्वियसली देता है, बट वैसा नहीं देता है कि आपको दिन में बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी, बहुत सारे कन्वर्जन आ जाएंगे। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ही आता है। तो ये एनालाइजेशन बहुत जरूरी है, और सामने वाले को ये ग्राफ देना, नंबर देना, क्वांटिफाई करके देना बहुत जरूरी होता है कि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर रिटर्न। ऑब्वियसली बात है, शॉप खुलती है तो एकदम से कस्टमर नहीं आता, कस्टमर को लाने के लिए बहुत सारे लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी वैसे होता है। वी हैव टू लेट कस्टमर को फुटफॉल की जरूरत होती है हमें भी, तो उसके लिए अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक्स होते हैं। मोरोवर आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, नो योर बिजनेस फर्स्ट। जिसको अपना प्रोडक्ट पता है उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे सामने वाले से शेयर करने के लिए। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है तो आप अपना सेल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पता है, आपका सिस्टम नहीं है, आपका मैनेजमेंट नहीं है, तो चाहे आप ऑफलाइन काम करिए या आप ऑनलाइन काम करिए, कहीं ना कहीं आपको एक लैकिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। आपको राइट। कंप्लीट तो बहुत सैटिस्फैक्शन। बहुत बढ़िया मोनाश ने कहा, और ये बहुत, इस बात को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप मार्केटिंग क्यों करा रहे हो, आपका बिजनेस आप है क्या और मार्केटिंग के गोल्स क्या है। अगर आप सिर्फ ये सोचे कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग या एक ऑफलाइन मार्केटिंग के पास पहुंच गए हैं
और अब वो अपने आप देख लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको पता होना चाहिए। आप चाहते हो कि लोग मेरे को कॉल करें, या आप चाहते हो कि लोग मेरे प्रोडक्ट्स को लाइक करें, या फिर आप अपने आप को अमिताभ बच्चन जैसा बनाना चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें। मतलब जो भी गोल्स हैं वो पहले आपको पता होने चाहिए। ये नहीं कि आपको बस मेरा तो एक नंबर पे दिख जाए। एक नंबर पे दिखने से होगा क्या? अल्टीमेटली मेरे को तो कस्टमर्स चाहिए ना यार। Yes, sir. सो पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जैसा कि मोनाज ने कहा, दैट्स अ वेरी गुड डील। सो मोनाज, जहां तक मैं समझ Yes. पाया थोड़ा सा, कि क्लाइंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी रहता है मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल सर, राइट बिल्कुल ऐसा ही कुछ है ना? बिल्कुल राइट क्लाइंट सो को एनालाइज करना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि क्लाइंट अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी एनालाइज करे, क्योंकि मार्केटिंग एक राइट ऐसी चीज है जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छी मार्केटिंग से उसको थोड़ा सा पुश मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ जाए। आपके राइट प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि कस्टमर्स उसको लाइक करें। इट इज मोर अबाउट पीपल, इट इज मोर अबाउट पीपल लाइकिंग योर प्रोडक्ट और गोइंग फॉर योर प्रोडक्ट। ऑनलाइन मार्केटिंग में भी वर्ड ऑफ माउथ होता है, जिसको हम लोग रिव्यूज और रेटिंग्स का नाम देते हैं। तो आपके रिव्यूज और रेटिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को देखते ही इंस्पायर हो जाए कि एक बार ट्राई करके जरूर देखें। और कोई भी राइट, फेक रिव्यू और रेटिंग बहुत लंबे दिन तक काम नहीं आती है। तो प्रोडक्ट में जेन्युइनली वैल्यू होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स ट्रू। अच्छा वसीम सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो क्लाइंट एनालाइजिंग है, इसका वेबसाइट में कितना यूज है? सर सर इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड करना चाह रहा जी जी, बताइए सर, बताइए। था, जो मनाफ ने जिसका आंसर दिया है। गो एट सर, गो एट। जी, मैक्सिमम टाइम पे हमने देखा है, जब हमने मार्केटिंग की और उसके मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जब लीड्स आती है, तो ओनर क्या करता है, उस लीड को वो अपने फोन पे ही उस लीड को देखता है, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और ओनर इतना बिजी होता है अपने काम में कि उनसे प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाता है। तो वहां क्या होती है, लीड्स आती भी है तो प्रॉपर उसको फॉलोअप ना लेने की वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। हम सबको यही सजेशन देते हैं कि जब भी आप मार्केटिंग कराओ तो सबसे पहले एक ऐसा फोन नंबर रखिए जो आपके उस एम्प्लॉय के पास हो, जो प्रॉपर फॉलोअप ले सके। क्योंकि बहुत सारी लीड्स आती हैं, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि सर आपकी लीड्स आई हैं। वो इतना बिजी होते हैं ओनर, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ मैं टेक ओवर कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, बट नहीं हो पाता। इस केस में एक फॉलोअप वाला बंदा जिसकी सेल्स कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से लोगों को बता पाए, जब कोई क्लाइंट उनसे कनेक्ट करना चाहता है क्वेरी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो वहाँ बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और जहाँ ट्रस्ट है वहाँ बिजनेस है, आपको पता है। Ankit sir, do we have any question on live comment? राइट राइट, कमेंट्स में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं अभी होल्ड पे रखा हुआ है, और जो जो Okay. सब डाल रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू देम। बट अभी क्या है, जी इतनी जी। मजेदार डिस्कशन चल रही है ना, मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा। सो थोड़ा सा Perfect. मैं भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाह रहा हूँ। तो एक मेरे फ्रेंड है फारस कपूर, उन्होंने एक कमाल का क्वेश्चन अभी पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इसका आंसर मैं बहुत इजी तरीके से देती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट वैल्यू। अगर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज से ज्यादा है, तो डोंट गो फॉर सोशल मीडिया इन द बिगिनिंग वेर इन यू डू नॉट हैव अ कस्टमर बेस। सोशल मीडिया पे बोलना तो नहीं चाहिए, बट बहुत लोग फ्री होते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं। फेसबुक की मैं या इंस्टाग्राम की बात करूं तो आप बहुत फ्री हैं तो आप सोशल मीडिया का वॉल स्क्रॉल करते हैं। ऑडियंस राइट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत फ्री हैं और आपको स्क्रॉल में वो प्रोडक्ट दिख गया जिसको आप बाय करना चाहते हैं, तो आप बाय करेंगे। जो लोग बहुत फ्री होते हैं वो जनरली कम एज वाले लोग होते हैं, या जिनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इसका मार्केटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। ये यूजर बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ। तो इंसान जब बहुत फ्री होता है, या तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो बहुत फ्री है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा है, कोई काम नहीं है, तो फ्री होके स्क्रॉल करता रहेगा। या फिर बच्चा है, या फिर उसको अर्न करने की जरूरत नहीं है या अर्निंग नहीं है, तो वो स्क्रॉल करता रहता है। तो 90% फेसबुक का, इंस्टा का यूजर बिहेवियर ये कहता है कि आपके प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस कम है तो वो जल्दी दिखती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग इंक्रीज हो जाती है। अगर 1000 से लेकर के 3000 के बीच का प्रोडक्ट है, अभी जिसकी मैं बात कर रही थी जिस प्लेटफॉर्म की, दैट वाज फेसबुक।
ज्यादातर लोग फेसबुक जो स्क्रॉल करते हैं वो या तो बहुत खाली होते हैं या फिर मतलब उनके पास फंड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो जो बाइंग कैपेसिटी है फेसबुक की वो अप टू 1000 रुपीज की सबसे ज्यादा है। दिस इज अ मार्केट रिसर्च विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड आंसर है और साइकोलॉजिकल भी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। हाउएवर एनी प्रोडक्ट कैन बी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स जिसका रिजल्ट क्या है। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो यूजर होता है इंस्टाग्राम का वो थोड़ा फेसबुक से एक लेवल ऊपर होता है, तो थोड़ा कम खाली होता है, थोड़ा ज्यादा उसके पास पैसे होते हैं। तो 1000 से 3000 का जो प्रोडक्ट होता है वो इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली बिकता है। उसका जो बायर होता है वो इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स का जो बायर होता है वो स्पेसिफिक बायर होता है। उसको पता है कि मुझे ये वाली चीज का मैं रिसर्च कर चुका हूँ, उसका इंटेंशन जो होता है वो बाइंग इंटेंट होता है। क्योंकि गूगल एड्स के बैकएंड में जो अच्छी कंपनीज कीवर्ड्स यूज करती हैं वो बाइंग इंटेंडेड कीवर्ड यूज करती हैं। कीवर्ड कई तरह के होते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कीवर्ड। बाइंग इंटेंडेड कीवर्ड गूगल एड पे जब यूज होता है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली गूगल एड्स में पैसे ज़्यादा लगते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन भी ज़्यादा होती है। तो आप एक हाइयर रेंज का प्रोडक्ट गूगल एड पे चला सकते हैं, वो बिकेगा, भले ही कम बिकेगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी की जैसी सिचुएशन है लोग बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, लोग कम वैल्यू प्रोडक्ट अभी खरीद रहे हैं। बट गूगल एड इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू सेल एनी प्रोडक्ट। स्टार्टिंग 1000 रुपीज़ के ऊपर का जो प्रोडक्ट हो गया वो आप गूगल एड पे ले लीजिए, वो इजीली बिकता है। 10,000 के ऊपर का प्रोडक्ट है वो भी इजीली बिकता है, लाख रुपए का प्रोडक्ट है वो भी इजीली बिकता है। तो गूगल एड इज समथिंग wherein people will come for specific searches and specific products with a buying intent keyword। अगर मैं YouTube की बात करूं, सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो YouTube पे बिकता है वो 200 रुपए से लेके 700 रुपए तक का प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि लोगों को गाने सुनने होते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस आजकल बहुत चली हुई है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी होती है, सबको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ऐसी वीडियोस लोग ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। सो वीडियोस लाइक दिस, अब जो ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ऑब्वियसली उसके पास बहुत ज्यादा पैसा तो होगा नहीं, तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा नहीं, तो उसकी बाइंग इंटेंशन कम होती है। ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ह्यूमन का, जो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर कोई बिजनेस है और बहुत रिलायबल बिजनेस है जो अपने आप को मार्केट में अगले 15 साल 20 साल 30 साल तक देख रहा है, तो उसके लिए गूगल एड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गूगल एड से बेटर कुछ नहीं है। हमारी डिजिटल मार्केटिंग में हम एक वर्ड और टर्म यूज करते हैं विच इज फेसबुक एड इज लाइक ब्रेड, वो थोड़े दिन के बाद सड़ जाता है। एंड गूगल एड इज लाइक वाइन, वो जितनी पुरानी होती है उतना अच्छा कन्वर्जन देती है। तो जो भी अपने बिजनेस का विजन बहुत लंबा रख रहा है, बहुत अच्छा रख रहा है कि हाँ मेरा बिजनेस मैं रहूँ ना रहूँ चलता रहेगा, उसके लिए गूगल एड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितना पुराना अकाउंट होगा उतना बेटर रिजल्ट देगा। और सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो जितना पुराना होगा उतना बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि ऑडियंस एग्जॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें नैरो ऑडियंस मिलती है, गूगल एड पे हमें वाइड ऑडियंस मिलती है। Again, to answer this, that completely depends on the conversation, the kind of money you want to spend। Google ad expensive है, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। सोशल मीडिया के एड्स थोड़ा कम एक्सपेंसिव होते हैं, उस पर पैसे थोड़े कम खर्च होंगे। डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट जो आपको सेल करना है, सर्विस जो सेल करनी है, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। जब भी आप कराओगे तो 20-30 क्वेश्चन होते हैं इसमें, पहले पूछे जाते हैं फिर डिसाइड करा जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। Super. Munaj, before I say something now, I want to, मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूँ तो that you have such an in-depth knowledge of marketing, और ये Sir, जो we can रिसर्च तुमने clap for बताया ना, Munaj. बिल्कुल। थैंक यू सो मच। I मतलब ये जो एनालिसिस बताया गया ना, ये बताता है कि हम किसी छोटे मोटे बंदे से बात नहीं कर रहे। She is the master of all type of advertisements. Absolutely right, Right, sir. Absolutely right. Just the work right. experience, that's all। I'm just sharing my That experience। actually counts, right? So पारस, तुम्हें पता लग गया, अगर तो सस्ती चीज बेचनी है फेसबुक पे बेचो, थोड़ी बढ़िया बेचनी है और लॉन्ग टर्म तक बेचना चाहते हो गूगल पे बेचो, कोई ऐसी चीज बेचनी है जो कहीं नहीं बिक रही, ज्वाइन प्रगति क्लब, हम बिकवा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, थोड़ी सी हमारी प्रमोशन भी होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी मार्केटिंग हमें भी करनी है यहाँ पे बैठ के। राइट, सो अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी जगह पे जाके प्रमोट नहीं हो पा रहा, कम टू प्रगति क्लब, वी विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इट।
राइट हमारी पिछली वीडियो को Absolutely, 5,000 absolutely. लोगों ने देखा था। आज तो मुनाज जो ज्ञान दे रही है, मेरे को लग रहा है आज तो हम 10,000 लोगों को जरूर ये बात पहुंचा देंगे। राइट सो हितेश खुराना जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हितेश जी थोड़ा सा वेट कीजिए। राकेश जी के बहुत सारे क्वेश्चन लाइन में हैं और हाँ, इतनी अच्छी आज की ट्रेनिंग चल रही है कि मेरे को पता नहीं लग रहा था कि आखिरी 15 मिनट की बची है। बट इससे yes, फटाफट क्वेश्चन भी लेते रहते हैं और बहुत सारी बातें भी हमने और भी करनी है। राइट yeah. सो राकेश जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, राइट सो वो मतलब कब ऐसा पॉइंट आता है जब हमें वेबसाइट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद कब वो टाइम आता है जब उस वेबसाइट को हमें प्रमोशन भी करानी चाहिए? एक नए To बिजनेस को answer, कितने टाइम में मैच्योर होता है? to answer this, राकेश जी, अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा है और आपका बिजनेस सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो सेलेबल है, जिसकी ऑडियंस में डिमांड है, तो आपको फर्स्ट डे से ही ऑनलाइन आ जाना चाहिए। ऑनलाइन आने में अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि आप तुरंत एक वेबसाइट बना सकें, तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए। एक पेज आपका होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के बारे में बिल्कुल सोचिए। वेबसाइट कई तरीके की होती है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट वेबसाइट की ज़रूरत होती है। आज का जो ड्यूरेशन है, आज का जो टाइम है, जिस तरह की यूथ है, जिस तरह का मार्केट है, जो लोगों की बाइंग इंटेंशन और बाइंग पोटेंशियल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन की और क्यूरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए लोगों को शुरू से ही उसमें उस तरीके का कंटेंट रखना चाहिए। ये 99% मैंने यूजर बिहेवियर में ये चीज मिसिंग दिखी है। लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करते लोगों को। उन्हें लगता है वेबसाइट बनाई, 4 प्रोडक्ट डाल दिया और सेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन टू पीपल, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। आप उसकी पैकेजिंग से लेके अनपैकिंग तक सब कुछ समझाइए कि आपका प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, किस तरीके से आपकी ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल है, उससे उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट टू। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर सकते हैं। गिव पीपल अ रीजन टू लाइक यू। जनरली लोग अवॉइड करते हैं, यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। टॉक अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। लेवल का होना चाहिए कॉम्पिटिटर बात करने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी से भी कम्पीट कर लिया और उसके बारे में बात कर ली। वेबसाइट बिल्कुल आपको शुरू से बनानी चाहिए, और ये सारी चीजें जिस कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करना चाहिए। फिर आपको एक बजट अलोकेट करना चाहिए कि धीरे धीरे जो आपका कंटेंट है, जो आपने इतनी मेहनत से क्रिएट करा है फॉर ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट योर प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, वो आप लोगों तक पहुंचाएं। इसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे मार्केटिंग पर्सोनास बनते हैं, जिस पर्सोना के अंदर या तो आप किसी को ट्राई के लिए देते हैं, टेस्ट के लिए देते हैं, एट अ लोअर प्राइस देते हैं, गिफ्ट की तरह देते हैं, या उस पर कोई डिस्काउंट लगा कर देते हैं, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। वहां से आपको कस्टमर से रेटिंग्स और रिव्यूज मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं। ट्राई टू पब्लिश दैट। टेस्टिमोनियल्स भी सेल होती है, वो एक आर्ट है सेल करने का। तो आपको उस तरीके से अपना सोशल प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना है और डेवलप करना है कि फॉर ईच एक्टिविटी एंड ईच एवरीथिंग व्हाट यू डू, वो सेलेबल प्रोडक्ट की तरह आपके सोशल चैनल्स पे जाए, आपकी वेबसाइट पे जाए। रही बात मार्केटिंग की, तो मैं यहाँ पे पेड मार्केटिंग को लेकर आऊंगी। अब आपको पता है कि आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, अब उसको आपको सेल करना है। सेल करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक बजट होना चाहिए, जहां से आप उस चीज को सेल करना, इसी बनाए हुए कंटेंट को आप सेल करना शुरू करेंगे। वहां से आपकी लीड्स जनरेट होगी और सेल्स शुरू होगी। तो ऐसा कोई डिफाइंड टाइम हम लोग नहीं कहते हैं कि होता है कि बिजनेस नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, बिजनेस को ऑनलाइन लेकर तब आइए जब आपके दिमाग में पेन और पेपर में, वर्ड फाइल में और एक्सेल शीट में आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए। अगर आपका प्रोडक्ट आपके दिमाग में, पेपर पे, वर्ड फाइल में और एक्सेल शीट में तैयार नहीं है, तो वो सिर्फ बातें रह जाती हैं, वो एक प्रोडक्ट नहीं होता है, वो एक बिजनेस नहीं होता है। आइडियाज तो ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि हर दूसरे सेकंड में एक नया आ जाता है, बट एग्जीक्यूट वही होता है जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। और प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म्स तो कई सारे अवेलेबल हैं, डिजिटली भी और ऑफलाइन भी। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज सक्सेसफुल व्हेन इट गोज हैंड इन हैंड विद ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन भी लोगों को आपको जानना चाहिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को। लाइक वी नीड प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रगति, लाइक एनी प्लेटफॉर्म वेर इन पीपल शुड नो यू ऑफलाइन।
ऑनलाइन तो आपकी सेल्स इजी है, आराम से होती है, लेकिन आराम से तब होती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट में ही डाउट है, तो आप वो किसी को सेल नहीं कर सकते। Right. Wasim, your opinion about it? प्रोडक्ट की यूएसपी भी बहुत मस्त है मुना। Right. हाँ ठीक है, ओके let's सो जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। जो अभी सिनेरियो चल रहा है करंटली, तो यहाँ पे क्या ऐसे टूल हैं जो एक बिजनेसमैन को यूज करने ही करने चाहिए एनी हाउ? एक बेसिक टूल की अगर हम बात करें कि अगर आज के सिनेरियो compete करने के लिए आपको ये टूल्स तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो व्हाट वुड बी दैट? टू आंसर दिस, मैं 6 से 7 टूल्स का भी नाम लूंगी वन बाय वन। इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ नोट ऑफ इट, दे कैन। सबसे राइट। सो पहले अगर अभी भी आपको लगे कि कुछ रह गया है, कि आपको नहीं मिला है, तो सर अगले 2 मिनट मुनाज आपको 7 टूल्स बताने वाली है। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सारे के सारे काम तो करने ही है। गो एट मुनाज। बिल्कुल। सर एक चीज मैं ऐड सबसे करना पहले आप चाहूंगा अंकित सर। मैं लिख रहा हूँ। हाँ अंकित सर जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी यस वसीम यस जी बताइए। बताइए। जी सर, जिस इस करंट सिनेरियो में किसी के पास बहुत बजट नहीं है वेबसाइट को लाइव करने का या वेबसाइट बनवाने का, इस सिचुएशन में वो एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, वो लैंडिंग पेज हम जानते हैं, बट वो पूरी वेबसाइट की तरह दिखती है, वन पेज की होती है। उसमें आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टॉप के प्रोडक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं। क्वेरी फॉर्म होगा, आपके बैनर होंगे आपके सर्विस के अकॉर्डिंगली जो मूव करेंगे, बहुत अच्छे से हम ड्रा करेंगे, तो आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन सकती है। कम बजट में आप ऑनलाइन जा सकते हैं थ्रू लैंडिंग पेज। वहां से आपको क्वेरीज आ जाएगी, वहां से आपके व्हाट्सएप चैट्स कनेक्ट हो जाएंगे। आप वहां से एक अपना प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, info@xyz.com, जो भी आपका डोमेन है। तो इस करंट सिनेरियो में जरूरी नहीं है कि आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की जरूरत पड़े। आप यहाँ से भी एक बिगनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी आप विजिटिंग कार्ड जब भी लोगों को देखते हैं, लेकिन आपके पास उस पर एक यूआरएल नहीं है आपके डोमेन का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जीमेल की ईमेल आईडी डाल, नहीं, आपका एक डोमेन होना चाहिए। उसके लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए एक छोटी सी वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज बना लीजिए जिसका फिजिकल एड्रेस और जिसका एक वेब एड्रेस हो, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो सके जब भी सर्च करे तो। और जैसे ही डोमेन ओल्ड होता रहता है, वो डोमेन जैसे ही पुराना होता है 1 ईयर 2 ईयर, तो गूगल भी उसको डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है, उसके आपके पेज की एक अथॉरिटी मिलती है। और उस पर फिर आप फर्दर आप एसईओ कराते हैं, गूगल एडवर्ड्स कराते हैं, सबका बेनिफिट मिलता है उसको। ठीक है, चलिए अब मैं अपने आंसर पे आ जाती हूँ। I'll go ahead and go with these 7 tools जी जो सबको यूज करने चाहिए। सबसे पहले कोई भी आप अपने बिजनेस का नाम डिसाइड करते हैं, बिजनेस का थंब रूल होता है कि सबसे पहले लोग अपने बिजनेस का नाम सोच लेते हैं कि मेरे बिजनेस का नाम क्या होगा। तो जैसे ही आपने बिजनेस का नाम सोच लिया, वैसे ही आप गूगल बिजनेस पे जा सकते हैं और गूगल बिजनेस पे जा करके अपने नेम को, अपने एड्रेस को, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा करके एक अकाउंट बना सकते हैं। नाउ गूगल बिजनेस फ्रीली अवेलेबल होता है। जो 7 टूल मैं बताऊंगी सारे के सारे फ्री टूल्स हैं, कोई भी पेड टूल नहीं है। तो सब ओके फ्री में आपको एक थोड़ी सी पब्लिसिटी दे देगा। आई वोंट से कि बहुत लीड्स देगा या बहुत बेनिफिट देगा, ऑब्वियसली वो तभी आती है जब एक मार्केटिंग प्लान से चला जाता है। तो गूगल बिजनेस पे सबका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। गूगल बिजनेस पे जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, तो या तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आती है या फिर आपके एड्रेस पे आती है। उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। गूगल बिजनेस में पोस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप छोटे-छोटे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में पोस्ट डाल सकते हैं, जिससे धीरे-धीरे वक़्त के साथ आपकी रीच हाई हो जाती है और इतनी हाई हो जाती है, थोड़ी-सी उसकी मार्केटिंग और एसईओ करने के बाद, कि वो आपको दिन के 10 से 12 लीड्स एक मिनिमम बजट में प्रोवाइड करती है। तो ये एक सबसे पहला टूल है वेयरइन एवरी बिज़नेस शुड बी ऑन गूगल बिज़नेस। दूसरी चीज़, अभी मैंने इसी में वर्ड यूज़ करा था कि हम पोस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो किसी भी चीज़ का जो विजुअल इम्पैक्ट होता है वो कंटेंट से ज़्यादा होता है। लोग अगर आपकी कोई एक फोटोग्राफ देख लें तो शायद आपका चेहरा लंबे टाइम तक याद रखें। अगर सिर्फ कंटेंट आपके बारे में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद वो भूल जाएं। टेक्निकल वर्ड में ये एक न्यूरो मार्केटिंग का पार्ट होता है, वेर इन वी से कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो राइट आई से कनेक्टेड होता है, राइट आई लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो जब भी आप कोई विजुअल देखते हैं तो वो ब्रेन के उस स्टोरेज में जाता है जहाँ से आपकी विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा होती है।
कैनवा एक टूल आता है, आप कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा यूज करके आप छोटे छोटे सोशल पोस्ट खुद ही बना सकते हैं। कैनवा में कुछ नहीं होता है, प्री मेड थीम्स अवेलेबल होती हैं। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है और उसको छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने लोगों के साथ शेयर करनी है तो दे कैन यूज कैनवा। वो कैनवा पे जाएं, अपना इमेज बनाएं और इमेज बना करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कैनवा के बाद तीसरी चीज मैं कहूंगी कि फेसबुक पे बिजनेस को रजिस्टर जरूर करना चाहिए। तो फेसबुक पे ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफाइल बनानी है, राइट हैंड साइड में ड्रॉप डाउन आता है, उसमें क्रिएट अ पेज का ऑप्शन होता है। आप अपना पेज बनाइए और पेज बनाने के बाद उस पर कवर इमेज आप कैनवा से बना के लगा सकते हैं, प्रोफाइल इमेज लगा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डालिए और जो पोस्ट आप गूगल बिजनेस पे कर रहे हैं वो पोस्ट उठा करके आप शुरुआत में फेसबुक के पेज पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपको कुछ हद तक लाइक्स तो मिल जाएंगे, इससे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बट हाँ अप टिल एन एक्सटेंड आपकी एक कहते हैं कि विजिबिलिटी बन जाती है, वो विजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्रगति में भी कि फेसबुक का पेज होता है बट दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम और दे आर नॉट ऑन लिंक्डइन और अदर टूल्स। तो डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस अवेलेबल है तो उस बिजनेस को आज की डेट में लिंक्डइन पे पेज जरूर बनाना चाहिए। तो मेरा फोर्थ टूल जो है वो है लिंक्डइन का पेज, ना कि प्रोफाइल। लिंक्डइन पे प्रोफाइल आप बनाइए बेशक, प्रोफाइल के साथ साथ वैसे ही राइट हैंड साइड में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है क्रिएट अ पेज का, पेज बनाइए। लिंक्डइन के पेज पे जल्दी आपको लाइक्स नहीं मिलते हैं। लिंक्डइन के पेज पे लाइक्स लाना इज वन ऑफ द टफेस्ट वर्क, क्योंकि लिंक्डइन पे जल्दी कोई आपको फॉलो आपके पेज को नहीं करेगा। उसके लिए आपके पेज को काफी ज्यादा प्रमोट करना पड़ता है। पर्पस क्या है लिंक्डइन पे पेज बनवाने का? लिंक्डइन की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 आउट ऑफ 100 है। तो अगर कोई भी आपको बिजनेस के नेम से ढूंढता है और आपने अगर लिंक्डइन पे अपना पेज बना रखा है तो वो गूगल के टॉप रिजल्ट में आपके बिजनेस नेम से शो होता है। अगर आप अपने ब्रांड नेम से ही पूरे गूगल के एक पेज पे आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो आपके ब्रांड की अथॉरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो लिंक्डइन पेज आपको एक बहुत अच्छी अथॉरिटी वहां से देता है। देन आई कम ऑन टू ट्विटर। आप ट्विटर पे पेज जरूर बनाइए, भले ही आपके ट्विटर यूज का हो या ना हो। जिस प्रोसेस की अभी मैं बात कर रही हूँ ये मेरा फिफ्थ टूल है, ट्विटर पे अपना पेज बनाना, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके पोस्ट करिए। सेम पोस्ट को आप उधर से उठाइए और ट्विटर पे भी पोस्ट करिए। ऑल्दो ट्विटर पे एक कैरेक्टर लिमिट होती है विच इज 180 कैरेक्टर्स के ऊपर का आप कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, बट जो कैनवस से आपने इमेज बनाई है उसी इमेज को उठा करके आप ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं। अगेन ट्विटर की भी अथॉरिटी बहुत हाई होती है, डीएपीए ट्विटर का इसको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी करते हैं, वो बहुत हाई होता है। तो जब एक आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे अपनी कोई चीज बना रहे हैं तो उससे गूगल क्या करता है, उसके ब्रांड नेम से जब आपको कोई सर्च करेगा, आपके बिजनेस नेम से सर्च करेगा तो आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में दिखेंगे। आई थिंक ये सागर के भी क्वेश्चन को बहुत हद तक आंसर कर रहा है कि कैसे हम टॉप पे दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप फ्रीली कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और इससे आप टॉप पेज पे सिर्फ अपने ब्रांड नेम से दिख सकते हैं, ना कि अदर कीवर्ड से। इससे आप दिख जाएंगे। ट्विटर के बाद है, अभी मैंने 5 टूल्स बताए हैं, गूगल बिजनेस बताया है, कैनवा बताया है, फेसबुक बताया है, लिंक्डइन बताया है और ट्विटर बताया है। इसके बाद मैं एक टूल बता रही हूँ जिसको हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉगर टेक्निकल वर्ड में वी कॉल इट वेब 2.0, इसका टेक्निकल नेम होता है। ब्लॉगर क्या होता है, गूगल के पास अगर गूगल के ऊपर आप जाएंगे, जैसे आप जीमेल अपनी ओपन करते हैं तो 9 डॉट्स बने आते हैं, उस 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ई ब्लॉगर नाम की एक टूल आती है। आप ई ब्लॉगर पे जाइए, उसी तरीके से जैसे आप अपने पोस्ट को शेयर कर रहे हैं इधर लिंक्डइन पे मतलब कैनवा से बनाकर गूगल बिजनेस पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे, उसी तरीके से आप वहां से उठा के ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट करिए। जिस भी बिजनेस के पास फंड्स नहीं है और जिसको थोड़े बहुत लीड्स की जरूरत है, उनके लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। या किसी ने अपना बिजनेस शुरू करा है और वो ये चाह रहा है कि हाँ थोड़े वक्त के बाद हम वेबसाइट पे आए या चीजों पे आए, तो ब्लॉगर पे अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो एक गूगल का सब डोमेन होता है और उसकी गूगल की प्रॉपर्टी होती है। ऑब्वियसली गूगल अपनी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देता है, तो आपको फर्स्ट पेज पे वो रखेगा कहीं ना कहीं ब्लॉगर की लिंक को, अगर अदर लिंक्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपने एसईओ नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा जगह पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो ब्लॉगर की लिंक आपकी इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाती है। एट दी एंड में रखूंगी इंस्टाग्राम को। फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक डिफरेंस होता है। फेसबुक इज अ कम्युनिटी एफर्ट एंड इंस्टाग्राम इज अ प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। ये टेक्निकल वर्ड है दोनों। कम्युनिटी एफर्ट क्या है कि फेसबुक पे जो होती है एंगेजमेंट रेट थोड़ी सी हाई होती है, वहां पे कम्युनिटी एक एफर्ट दिखाती है किसी को भी प्रमोट करने के लिए। और इंस्टाग्राम को हम मार्केट
स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए या कोई भी सेलेबल प्रोडक्ट होता है तो वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने आप को बनाया ही उस तरीके से है कि वो एक मार्केट प्लेस है। बैकएंड से सामने से लोगों को वो पिक्चर्स लाइक करने का टूल दिखता होगा, बट बैकएंड से जब ये चीजें काम करती है तो इनका बैक रोल ये होता है कि मार्केट प्लेस काम करते हैं एंड इट अलाउ यू टू सेल योर प्रोडक्ट। तो 7 टूल्स मैंने अभी बताए हैं। इन 7 टूल्स पे और इन 7 टेक्निक्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, कंटेंट लिखने के लिए आप एक वर्ड फाइल का यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक का यूज कर सकते हैं, फ्री ग्रामरली टूल का यूज कर सकते हैं जो आपको थोड़े बहुत ग्रामर रेक्टिफिकेशंस बता देता है। कंटेंट आपको कहीं से निकालना है तो सिमिलरली आप सोशल मीडिया पे किसी को सर्च कर सकते हैं, आपसे आपके कंटेंट से रिलेटेड, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं शुरू में आपको लिखने की जरूरत हो तो। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग इनटू इट कि धीरे धीरे आप अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रमोट करते रहें। ये सब चीजें प्रोफेशनल की तरह आपके लिए भले ही काम ना करें, बट हाँ इनिशियल स्टेप पे आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप किस तरीके से अपनी एक प्रेजेंस बना लें। प्रेजेंस बनाने के बाद जिनका विजन बहुत अच्छा होता है अपने ब्रांड को लेकर, मार्केट को लेकर, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। जिनका विजन होता है कि लेट्स ग्रो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वी विल डू थिंग्स, तो वो उस तरीके के मार्केट प्लान को अडॉप्ट करते हैं। और जिनका ये रहता है कि चलो ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो ये वाला तब तक के लिए चलता रहता है जब तक कि वो विजन चेंज ना हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। मार्केटिंग इज नथिंग, इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट। आपकी जो एम है, जो गोल है लाइफ के, उसको आपको कैसे अचीव करने हैं उस मार्केटिंग प्लान से बिजनेस के लिए, ये कंप्लीटली मार्केटिंग उसी का पार्ट होता है। इट्स नथिंग मोर देन दैट। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और ह्यूमन बिहेवियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑडियंस जिसकी जितनी डिफाइंड होती है उसका आउटकम उतना अच्छा होता है। एंड टू एंड विथ मैं यही कहूँगी कि प्रगति में मैंने देखा है कि लोगों के विजन बहुत अच्छे हैं और बहुत क्लियर हैं। थोड़ा और शार्पर विजन से हम लोग चलेंगे तो वी कैन गो हेड एंड क्रिएट गुड बिजनेसेस ओवर एनी प्लेटफॉर्म ओवर हियर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। Very thank you very much Monaj, that's very important tools। कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स जो साथ में आ रहे हैं मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कुछ तो बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं, पीपल आर प्रेजिंग योर ट्रेनिंग। और एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिमेश जी। अनिमेश जी कह रहे हैं कि मोनाज को कहो उन्नति विंग ज्वाइन करें। तो सर मैं आपको बता दूं कि मोनाज उन्नति विंग में ही है, सो आप उससे फटाफट R2 भी कीजिए, सो आपको जल्दी उनके बारे में और ज्यादा पता लगेगा। सो आई डोंट नो इस कमेंट को कैसे लूं मैं। सो मोनाज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। लोग आपको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दो, क्लाइंट्स की मार्केटिंग कम करो। राइट, मुझे विजिबल थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। राइट क्योंकि लोग मेंबर कह रहे हैं कि अपने ग्रुप में जोड़ो एनी हाउ। सो अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में मेरे को जवाब चाहिए। एक हमारे डॉक्टर हितेश खुराना है, वो पूछे गूगल माय बिजनेस के ऊपर उन्होंने अपने आप को लिस्ट करा रखा है, क्या इसमें भी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कुछ एसईओ वगैरह होते हैं? जी होते हैं, थोड़ा अलग ट्रिकी होते हैं, थोड़ा अलग तरीके से किए जाते हैं, बट इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, स्पेशली फॉर हॉस्पिटल्स जो अपना डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते, जिनके लिए डायरेक्ट प्रमोशन में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स होते हैं, उनके लिए गूगल बिजनेस इज आई वुड से एक ऐसा टूल है जो उनको बहुत ज़्यादा बिजनेसेस प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए बेशक एसईओ होता है और वो एसईओ थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा उसमें टेक्निक्स लगती हैं, बट बहुत फ्रूटफुल होता है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर कपल ऑफ हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स की ग्रोथ और डेली की 150-100 कॉल्स तक भी आई हुई हैं गूगल बिजनेस पे एसईओ के टर्म्स को यूज करके। राइट, आई होप हितेश जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। सो हमारे साथ एक व्यूअर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, बट आई गेस उनको लीव करके दोबारा ऐड होना पड़ेगा। सो पवन जी एक बार प्लीज लीव होके दोबारा ऐड हुई है, आपका कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। सो अंकित नेगी ने भी लिखा है कि बहुत बढ़िया टूल्स है, उन्होंने साथ के साथ टूल नोट कर लिए हैं और बिल्कुल भूलेंगे नहीं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उस टूल पे भी आप ध्यान रखें, वो है वेबसाइट। जैसे कि वसीम ने कहा, एंड आई रियली अप्रिशिएट द थिंग कि कोविड के बाद ना ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल हो, वरना हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो भले आप सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाए लेकिन जरूर बनाए। सो अपना डोमेन नेम जरूर रिजर्व कराएं,
ताकि जब भी कोई आपको ढूंढे तो वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच सके। एंड इट्स अ वेरी गुड डील कि अपने जब हम एड्रेस डालते हैं ना, ऑफिस आर गेटिंग वर्चुअल, तो जरूर अपने लिए एक वेबसाइट, एक डोमेन बनाए जिसपे जाके अपने विजिटिंग कार्ड पे भी लिखवाएं, ताकि हर कोई आपको ऑनलाइन ढूंढ सके। मैं तो वैसे भी सबको कहता हूँ कि अगर लोग आपको ढूंढ नहीं पा रहे ना, तो आपका होना ना होना एक ही बराबर है। और अगर लोग अपने घर बैठे हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, तो कहाँ ढूंढेंगे? लैपटॉप पे ही तो ढूंढेंगे। तो लैपटॉप पे भाई साहब आपका एड्रेस आना चाहिए, इसलिए अपना डोमेन नेम जरूर जरूर रजिस्टर कराएं। सो वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, एनी लास्ट टिप यू वांट टू शेयर? वसीम सर, आई गेस वसीम सर का थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है। राइट। सर आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आपकी क्लियर आ रही है सर, इसलिए आप बता दो जो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वीडियो थोड़ा मैनेज मुझे करेंगे। एक क्लोजिंग नोट सर, एक क्लोजिंग नोट मेरे साइड आज बारिश हुई है तो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं सर। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, व्हाट इज योर क्लोजिंग टिप फॉर ऑल द पीपल कि कैसी वेबसाइट उन्हें जरूर बना के रखनी चाहिए, डोमेन नेम रिजर्वेशन के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? सॉरी सर। ओके, जस्ट टू आंसर दिस, आई थिंक थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो मैं वसीम की तरफ से बोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो आप रिप्लाई कर दीजिए, मुझे भी क्वेश्चन हाँ, प्रॉपर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोमेन नेम्स ऑब्वियसली होना चाहिए। जब भी आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो डोमेन नेम जरूर सर्च करिए। डोमेन नेम जरूरी नहीं है कि आप कीवर्ड को डोमेन में रखें। डोमेन नेम के पहले के जमाने में होता था कि आप कीवर्ड डोमेन में रखेंगे तो बहुत अच्छी वैल्यू आएगी एंड ऑल दैट, बट गूगल टाइम टाइम पे अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है, तो अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपके डोमेन नेम में कीवर्ड है तो बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी आएगी। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं। गूगल को इस चीज से फर्क पड़ता है कि कितने लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, हाउ मच पीपल आर एंगेज टुवर्ड्स योर कंटेंट। तो डोमेन नेम आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप नाम सोचे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। नेमिंग इज अगेन अ परसेप्शन। नेमिंग में भी बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं। ब्रांड का कलर डिसाइड होता है, हर कलर का अपना एक अलग कंसेंट होता है। तो ये सब ब्रांडिंग के ऑप्शंस आते हैं वेर इन पीपल टॉक अबाउट ब्रांडिंग की लोगो होना चाहिए तो उसका कलर क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कौन से प्रोडक्ट के लिए अपनी साइट बनाना चाह रहे हैं। हर कलर का अपना एक मतलब होता है। जैसे ज्यादातर आपने फूड ब्रांड्स देखे होंगे, वो येलो या रेड कलर में होते हैं, जस्ट बिकॉज रेड इज फॉर अग्रेशन एंड येलो इज फॉर हंगर, वो थोड़ा पैशन दिखाता है। तो जहाँ पे अग्रेशन और पैशन होता है वहाँ पे ईटिंग के जो वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हर ब्रांड का एक कलर होता है, हर ब्रांड का एक नेमिंग ऑब्जेक्ट होता है, टैगलाइंस होती हैं। बहुत जरूरी है एक ब्रांड के साथ एक टैगलाइन का पॉपुलर होना। प्रवीण सर भी अक्सर इस चीज की बातें किया करते हैं, तो एक टैगलाइन होना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ब्रांड नेम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो बहुत सारे आप उसके वेरिएशंस, बहुत सारी चीजों से आप अपना थॉट प्रोसेस वहां पर लेकर आ सकते हैं कि अगर आपका ब्रांड नेम ये है तो क्यों है, इसके पीछे का परसेप्शन क्या है। अगेन आई टॉक अबाउट, कोई अपने बिजनेस को अगर बहुत अच्छे से जानता है तो वो अपने बिजनेस का इन आउट 1 2 3 4 सब कुछ जानता है। ये बेबी स्टेप्स होते हैं जब एक बिजनेस बन रहा होता है। तो कि आपने वो नाम क्यों सोचा, उसके पीछे का विजन क्या है, उस विजन से रिलेटेड आपका कलर कोड होना चाहिए। जब आपका लोगो बने तो उसी विजन को रिलेट करते हुए लोगो बने। ऐसा नहीं हो कि लोगो बहुत अलग हो, वेबसाइट बहुत अलग हो। तो वो विजन एक जो होता है ना, एक पेपर पे लिखा जाता है, हर कलर का एक थॉट प्रोसेस लिखा जाता है कि दिस इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड एंड दिस इज द विजन बिहाइंड माय बिजनेस। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। कोई भी अच्छे बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं तो उनके पास ये पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेड फाइल्ड होती है। आर्क बनते हैं, एरा बनते हैं। आर्क किसको कहते हैं कि जब भी लोगो डिफाइन होता है तो लोगो के पहले लोगो का एक स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर को हम आर्किंग कहते हैं। आर्किंग के अंदर हम देखते हैं कि वो विजन जो हमने दिमाग में सोचा था कि मेरा ब्रांड जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसका ब्रांड कलर ये होगा, वो आर्क उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। एम आई फेलिंग ऑन माई कॉन्सेप्ट और एम आई पासिंग ऑन माई कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद उसमें वेरिएशंस डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं, फिर जाकर वो लोगो फॉर्म होकर आता है। तो अगेन, behind each and everything there has to be a perception, there has to be a vision। और सिर्फ सोचने से नहीं होता है। इन चीजों को जब भी ऐसा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आए तो आपको जरूर इन चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग के थॉट्स हर 10 सेकंड के बाद बदल जाते हैं। और
काफी पहले सोची हुई चीज हमें बाद में फिर याद भी नहीं रहती कि हमने उस वक्त क्या सोचा था। तो हो सकता है बहुत अच्छी चीजें आपसे मिस हो जाए। जब भी इंसान कोई ब्रांड बनाता है, स्पेशली जो ओनर्स होते हैं या को ओनर्स होते हैं, वो जब अपनी थॉट प्रोसेस को थॉट बना रहे होते हैं बिजनेस बनाने का, तो बहुत अच्छे अच्छे उनके दिमाग में आइडियाज होते हैं, और फॉर्मुलेशन के टाइम पे वो 90% आइडियाज वैनिश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं करा होता है। तो अगर आप शुरू से डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, पेन एंड पेपर यूज करना या फिर कोई भी ऐसा टूल यूज करना जिसमें आप लिखें, आई पेन एंड पेपर, मैं अभी भी पेन और पेपर पे ही लिखती हूँ, तो वो बहुत अच्छा होता है और बहुत लंबे टाइम तक आपके पास स्टोर्ड रहता है। जब भी आप पलट के भी देखेंगे अपने नोट्स को, तो आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स दिखेंगे जो आपके आगे की बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। कभी भी आप बिजनेस प्लान बनाते हैं या मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, तो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए कि 1 साल में मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, मेरे पास मार्केटिंग से ये वाला रिजल्ट होना चाहिए। टूल्स और टेक्निक्स आपको कोई भी बता सकता है, बट आउटकम आपको क्या चाहिए ये बिजनेस ओनर खुद डिसाइड करता है। वो कोई मार्केटिंग का पर्सन आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। गोल्स आपके होते हैं, पूरा करने के तरीके और सपोर्ट अलग अलग होते हैं। तो अगर दिमाग में आपका गोल क्लियर है कि आप मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपको वहाँ पहुँचना है। उसके लिए रास्ते आप खुद ढूंढते जाओगे और बनाते जाओगे। सबसे पहले इट्स Very वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू डिसाइड अ गोल फॉर एनी ऑफ द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। विदाउट अ गोल नथिंग कैन बी कंप्लीटेड। राइट। सो जैसा कि मुनाज ने कहा, मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो किंग मेकर्स हैं, लेकिन किंग आपको ही बनना है। अगर आपको नहीं पता साम्राज्य कहां तक फैलाना है, तो मार्केटिंग मैनेजर हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अपना बिजनेस गोल जरूर लिखे। मैं एक कमेंट स्पेशली मुनाज के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा मैसेज से आया है। सो पवन जी इस समय एक वेडिंग शूट कवर करने गए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि वहीं पे खाली बैठे हुए मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, और अब मेरा मन नहीं कर रहा कि वेडिंग शुरू हो, क्योंकि मैं ट्रेनिंग छोड़ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। सो वेरी नाइस थिंग सर। और पवन जी हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, आप वेडिंग होने दो यार, बहुत दिन बाद हो रही है लोगों की वेडिंग। थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए हमारे साथ हितेश जी जुड़ गए हैं। हितेश जी। थैंक यू सो मच मोनाल जी और वसीम जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी इट वाज अमेजिंग। स्पेसिफिकली जो आपने 7 टूल्स बताए, जो एवरी 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 इंफॉर्मेशन आपने इतना डीपली बताया एक एक चीज के बारे में। सो आई एम रियली थैंकफुल। आई आल्सो वांट टू कनेक्ट विद यू रिगार्डिंग दैट गूगल माय बिजनेस जो आपने बताया। थैंक यू सो मच एवरीथिंग सर, वाज दैट्स माय अप टू ऑनर। डेट। या राइट, थैंक यू हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू। मच, दैट्स एन ऑनर यू कमिंग टू मी। राइट, सो थैंक यू मोनाज हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल, और मैं जैसा कि कह रहा था, सो फार दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग आई हैड अटेंडेड, क्योंकि मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद 4 पेज भर चुका हूँ। सो दैट्स रियली गुड, एंड आई एम श्योर मेरे भी काम आने वाला है ये सब। सो थैंक यू वसीम, और मैं बहुत जल्दी अपने लिए एक बढ़िया सी वेबसाइट जरूर बनवाऊंगा तुमसे, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल ये बात घर कर गई है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप नहीं हो। सो जल्दी हम एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाएंगे, आई होप, एक्चुअली और जल्दी इनॉग्रेट करेंगे। मोरोवर ना, मोर देन डिजिटल मार्केटिंग काफी ऐसी चीजें हमें आज सीखने को मिली जो हमें एज ए बिजनेसमैन पता होनी चाहिए। लाइक जो राइट, मतलब मोनाक ने पर्टिकुलर लास्ट 5 मिनट स्पेंड किए पर्टिकुलर गोल के ऊपर काफी फोकस किया है। दैट इज अ वंडरफुल थिंग जो हमें यहाँ से लर्निंग करनी चाहिए कि ठीक है मार्केटिंग ठीक है, बट मार्केटिंग इज लाइक अनदर। जैसे आप अपने बिजनेस के गोल बनाते हो, भाई सेल्स के भी बनाते हो, एम्प्लॉय के बनाते हो, टर्नओवर बनाते हो ना, ऐसे मार्केटिंग का गोल होना चाहिए आपकी रीच कहाँ तक होनी है और क्या आप अचीव करना चाहते हो, तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। So थैंक यू thank सो you मच, so much, Monak and Wasim, being here and राइट। सो sharing the knowledge with us. बस Yeah. लास्ट कंक्लूड करने से पहले, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने पूरी कोशिश करी कि हम सबके क्वेश्चंस को जरूर कवर करें। और कई क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़े, लेकिन उसका आंसर मुनाज दे चुकी थी, इसीलिए मैंने उसको नहीं पढ़ा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हमसे कन्वर्सेशन के बीच में रह गया हो पढ़ना, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि दैट वाज टोटली अनइंटेंशनल। किसी का भी क्वेश्चन इग्नोर करने का हमारा कोई भी पर्पस नहीं होता। ये वीडियो यही रहने वाली है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मैं आंसर नहीं कर पाया, मुनाज आंसर नहीं कर पाई, तो आप वो क्वेश्चन अब भी छोड़ दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई जरूर पहुंचा दें। सो I think थैंक यू, Wasim sir want to say वंडरफुल। something. Ankit sir, I think Wasim sir want to say something. राइट, वसीम गो अहेड। Wasim sir, unmute yourself, please.
सर अनम्यूट कीजिए Yes. मुझे, अनम्यूट। Yes, हाँ, yes, सर। yes, yes. सर मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जब भी लोग डोमेन परचेज करते हैं या अपने आप को सोचते हैं कि अब मुझे डोमेन ले लेना चाहिए, या आप सोच रहे हैं कि अब अगले साल मैं वेबसाइट स्टार्ट करूंगा, तो डोमेन सबसे पहले वो परचेज कर लें, क्योंकि आपका डोमेन, जो नाम आपने सोचा है, जो आपके ब्रांड को सूट कर रहा है, वो कहीं सेल ना हो जाए। अगर आपका ब्रांड नेम सेल हो गया तो वो आपको कभी नहीं मिल सकता। 1000 रुपीज का .com पड़ता है, .in आई थिंक 700 रुपीज के अराउंड पड़ता है। तो अगर आपको 1 ईयर के बाद या 6 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद भी स्टार्ट करना है, डोमेन आज के आज परचेज कर लें। अगर आपने डोमेन नेम सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे इसी नाम से अपने आप को, ब्रांड को प्रमोट करना है, तो डोमेन फर्स्ट डे ही आप बुक कर लीजिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके अपने वेबसाइट के लिए। Yes, yes. आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा Right. इम्पोर्टेंट था हमें पता करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में ढूंढते हैं डोमेन मिलता नहीं है वो वाला। राइट फिर या तो उसे प्रीमियम पे Exactly. खरीदना पड़ता है या फिर जरूरी कुछ नहीं है और कि- नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली .in मिलता है तो भी ले लीजिए। सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि .com हमें मिल Yes, जाए, yes. क्योंकि .com की क्रेडिबिलिटी ज्यादा हम्म। बेटर होती है। अगर .in भी मिलता है तो भी आप परचेज कर ले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ उसके बाद ही हमें प्रमोट करना होता है, उसी डोमेन से भी आप प्रमोट हो सकते हो बहुत इजीली। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 6 मंथ के बाद मुझे ऑनलाइन जाना है तभी मैं डोमेन परचेज करूंगा, तो आपको पता हो कि जो भी अच्छे डोमेन होते हैं, लोग वो परचेज करके सेल पे डाल देते हैं प्रीमियम में। और प्रीमियम की कॉस्ट आपने देखी होगी, लाख रुपीस, Yes, 5,000, yes. 10,000, 12,000, उसकी कोई लिमिट ही नहीं। फिर वहां में अफसोस होता है, जैसे हमारे अपने होम टाउन में अपना बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है गाजीपुर के लिए, बट उनके नाम से डोमेन एक दूसरा बंदा ले चुका है जो मेरे सिटी के बाहर का है। अब वो उससे परचेज करना चाह रहे हैं, वो अपना bazaar.com दे ही नहीं रहा है उनको, और ऑनलाइन सेम चीजें वो भी सेल आउट कर रहा है जिसकी वो ऑफलाइन शॉप खोल रखी है। तो डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसको ब्रांड बना दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपने उसका डोमेन नहीं परचेज कर, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी कोई दूसरा बंदा ले जाएगा जो आपका डोमेन परचेज कर रखा है। जी, Yes, yes, राइट yes. राइट। तो ये मैं एक बहुत Okay, फेमस thank you sir for sharing this. मैं एक बहुत Yes, फेमस sir. एग्जांपल के साथ इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर आजकल हर कॉर्नर में मिली हुई है, तो जो ब्रांड की जो इमेज है ना वो खो गई है। तो आप बिजनेस की वेबसाइट भले ही बाद में बनवाए, लेकिन नाम अपना जरूर सिक्योर कर ले, अपना डोमेन रख ले, वरना ये ना हो कि जब आपके पकोड़े समोसे सब बिकने लग जाए तो एक और भी कहे जी मेरे समोसे भी वहीं से बन के आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस आपका छोटा हो बड़ा हो, एक छोटी सी कॉस्ट है, जैसे बताया वसीम भाई ने, सिर्फ 1,000 या 700 1700 रुपए है, तो आप उसको जरूर रिजर्व करा के रखें, वरना बाद में आपको उसके लिए बहुत कॉस्ट देनी पड़ सकती है। Yes. सपोज कीजिए आपके फादर उस बिजनेस को ऑफलाइन सालों से कर रहे हैं, बट आपने अभी तक ऑनलाइन जाने का नहीं सोचा और डोमेन भी आपने नहीं लिया, और एक आपका कॉम्पिटिटर आपका डोमेन परचेज कर लिया और आप ही के फील्ड में है, तो वो सारी क्रेडिबिलिटी आपके ले जाए। बिल्कुल, फिर आप उनको बोलते रहो Yes. कि नहीं ये ओरिजिनल है, हम डुप्लीकेट हैं, वो सब बेकार है बात। राइट। सो आई होप आप सब अपने बिजनेस को कोविड प्रूफ और फ्यूचर प्रूफ ही बना के रखना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर आज की ट्रेनिंग ने आपको ये दोनों चीजें करने के लिए बहुत बहुत प्रोत्साहित भी किया होगा और बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी होंगी कि ऐसे चलिए तो आपका बिजनेस जरूर कोविड प्रूफ हो जाएगा। सो आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभाष फॉर बीइंग अ वंडरफुल co-host, and thank you Monaj, thank you Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you for being here. Thank you so much. Thank you.